नमस्कार, मैं नरेश कुमार जेठी आप सभी का यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको सोशियोलॉजी में बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर जो फर्स्ट है उसका एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज। उसमें रिवोल्यूशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति। इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज में इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया था। सोशल इवोल्यूशन क्या होता है ये पढ़ाया था, और उसी के कंटिन्यूएशन में ये दूसरा फॉर्म्स है रिवोल्यूशन, जिसे हम क्रांति कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उद्विकास, प्रगति और विकास की भांति क्रांति भी परिवर्तन का एक विशेष रूप है। क्रांति में क्रांति में पुराने अभिजातों को जो स्थान है वो नवीन अभिजात और नेता ग्रहण कर लेते हैं। क्रांति में प्राचीन संस्थाओं के स्थान पर नवीन संस्थाओं की स्थापना हो जाती है। यानी क्रांति के इसी अर्थ को प्रकट करते हुए पार्क कहते हैं, एक क्रांति एक सामूहिक आंदोलन होता है जिसका उद्देश्य वर्तमान समाज व्यवस्था को नष्ट करके लोकाचारों को परिवर्तित करना होता है। और सामान्यतः जो क्रांति का अर्थ है समाज में अचानक घटित होने वाले परिवर्तन से लिया जाता है। कई व्यक्ति क्रांति का तात्पर्य राजनीतिक सत्ता में होने वाले आकस्मिक और अप्रत्याशित परिवर्तनों और राजनीतिक विकल्प से लेते हैं। ये लोग क्रांति की अवधारणा में रक्तपात, नरसंहार, हिंसा को भी जोड़ते हैं। जैसे कि फ्रांस, रूस और चीन की राज्य क्रांति में हिंसा और नरसंहार हुआ था। किंतु क्रांति केवल राजनीतिक सत्ता के परिवर्तन तक ही सीमित नहीं होती है। धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में भी क्रांतियाँ घटित होती हैं, जिनमें हिंसा और रक्तपात का होना आवश्यक नहीं होता है। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं, किंतु उसमें हिंसा और नरसंहार का सहारा नहीं लिया गया है। क्रांति तो परिवर्तन की वह स्थिति है जिसमें तीव्र और अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन घटित होते हैं, और इनके जो परिणाम हैं वो भी अप्रत्याशित होते हैं। अचानक और आकस्मिक सत्ता परिवर्तन को राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। इस प्रकार उद्योगों में मशीनों द्वारा जो तीव्र गति से बड़ी मात्रा में उत्पादन को औद्योगिक क्रांति या आर्थिक क्रांति के नाम से दूसरे धर्म की स्थापना, उसको हम धार्मिक क्रांति कहते हैं। जब संपूर्ण समाज की संरचना, संस्थाओं, समूहों, मूल्यों, आदर्शों आदि में आमूलचूल परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्रांति का अर्थ और परिभाषा की अगर हम बात करें, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिवोल्यूशन, तो क्रांति ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं जो अचानक घटित होते हैं और जिनके परिणाम भी अप्रत्याशित होते हैं। और क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के नेतृत्व और संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आ जाते हैं। डेफिनेशन है, बोगाडस लिखते हैं, सामाजिक क्रांति असद्भावना तथा रक्तपात की कीमत पर शक्तिशाली विप्लव पैदा करके अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के मूल्यों को उखाड़ फेंकती है और विस्तृत सामाजिक पुनर्गठन की मांग करती है। और फेयरचाइल्ड समाज में होने वाले अचानक परिवर्तनों को क्रांति कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो विवेचन है उसके आधार पर हम सामाजिक क्रांति की जो विशेषताएं जो प्रकट होती है वो, उसमें पहला है, क्रांति सामाजिक परिवर्तन का एक ढंग या प्रकार है। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो निरंतर नहीं होता वरन आकस्मिक रूप से घटित होता है। क्रांति के कारण सामाजिक नेतृत्व में परिवर्तन आ जाते हैं और पुराने नेताओं और अभिजातों का स्थान नए नेता और अभिजात ग्रहण कर लेते हैं। क्रांति का क्षेत्र व्यापक है। ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में घटित हो सकती है। क्रांति के कारण समाज और इसके विभिन्न पक्षों में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। क्रांति के परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। किसी भी क्रांति के परिणामों के बारे में निश्चित रूप से ये नहीं
क्रांति के कारण कुछ पक्षों को लाभ होता है और कुछ को हानि होती है। और क्रांति का उद्देश्य वर्तमान समाज व्यवस्था के स्थान पर नई समाज व्यवस्था की स्थापना करना होता है, न कि उसमें सुधार करना होता है। सुधारवादियों और क्रांतिकारियों में यही अंतर है कि सुधारवादी पुरानी समाज व्यवस्था की बुराइयों को दूर करके उसे ही बनाए रखना चाहते हैं, जबकि क्रांतिकारी जो है पुरानी समाज व्यवस्था की कमियों के कारण उसे उखाड़ कर नई समाज व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। क्रांति एक ऐसा परिवर्तन है जिसके लिए सचेत और जागरूक प्रयत्न किए जाते हैं। ये स्वतः नहीं आती है। क्रांति में परिवर्तन की गति तीव्र होती है और उद्विकास की भांति धीमी नहीं होती है। क्रांति जो है एक सामूहिक क्रिया है, न कि व्यक्तिगत, और इस अर्थ में क्रांति के लिए अनेक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से प्रयास किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रांति और उद्विकास। क्रांति और उद्विकास में क्या अंतर है और क्या संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्रांति की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हम क्रांति और उद्विकास के भेद को स्पष्ट करते हैं। उद्विकास में परिवर्तन क्रमिक और धीमी गति से होते हैं, जबकि क्रांति में बिना किसी क्रम के तीव्र गति से होते हैं। उद्विकास स्वतः चालित प्रक्रिया है, जबकि क्रांति के लिए सजग प्रयत्न करने होते हैं। उद्विकास एक प्राकृतिक अवधारणा है, जबकि क्रांति एक सामाजिक अवधारणा है। क्रांति में पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था की स्थापना की जाती है, जबकि उद्विकास में उसी वस्तु या सेवा में परिवर्तन आता है। उद्विकास में परिवर्तन की दिशा निश्चित होती है, कोई पूर्ण निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। क्रांति का मूल कारण सामाजिक असंतोष है, जबकि उद्विकास एक स्वतः चालित प्रक्रिया है। उद्विकास की प्रक्रिया अहिंसक है, जबकि क्रांति हिंसक और अहिंसक दोनों ही हो सकती है। उद्विकास एक सार्वभौमिक तथ्य है जो सभी कालों सभी समय में घटित होता है, और क्रांति का संबंध केवल समाज से है। उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। इस अर्थ में उद्विकास कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती है, जबकि क्रांति के कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं। तो ये उद्विकास और क्रांति में अंतर के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रांति के कारण क्या क्या है, वो कौन से कारण है जिसके कारण क्रांति होती है, तो इसके बारे में इलियट और मैरिल जो है उन्होंने 3 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है। उसमें पहला है सुरक्षात्मक तनाव, दूसरा स्वतंत्रता से संबंधित तनाव, और तीसरा स्तरीकरण से संबंधित तनाव। और क्रांति के कुछ दूसरे कारण जैसे युद्ध है। युद्ध के कारण समाज में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि उससे मुक्ति पाने के लिए समाज में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगती है। जैसे कि युद्धकाल क्रांतियों के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, बल्गेरिया आदि अनेक देशों में युद्धकाल में ही क्रांतियाँ हुई थी। नेक्स्ट है जनसंख्यात्मक कारण, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। जब किसी देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है या ह्रास होता है तो अनेक परिवर्तन घटित होते हैं। परिवार, विवाह प्रथाएं, लोकाचार, सामाजिक आदर्शों और मूल्यों में भी परिवर्तन की आवश्यकता आर्थिक कारक भी है। इसमें अनेक सामाजिक क्रांतियों में आर्थिक कारक मुख्य रहे हैं। जैसे कि मार्क्स ने आर्थिक विषमता को क्रांति का प्रमुख कारण मानते हैं। राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारक में क्रांति के मूल आधार रहे हैं। जब सत्ता भ्रष्ट हो जाती है और जनता के हितों को ध्यान नहीं रखती है तो अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाती है, तो समाज में शोषण और समस्याएं बढ़ती जाती है, जिसके कारण क्रांति होना स्वाभाविक है। सांस्कृतिक कारक होते हैं इसमें। सांस्कृतिक कारक में क्रांति के लिए क्रांति का बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो जाती है। क्रांति का जन्म सर्वप्रथम मानव के मस्तिष्क में होता है, और जब विचारों, विश्वासों, मूल्यों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन होता है तो क्रांति के लिए वातावरण बनता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक कारक है। मानसिक असंतोष क्रांति का प्रमुख कारण है।
जब लोगों की आकांक्षा, भावना और इच्छाओं का दमन किया जाता है और उनकी अभिव्यक्ति के उचित अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो समाज में क्रांति के अवसर मौजूद रहते हैं। और सामाजिक कारक भी है। जब सामाजिक संरचना और संगठन में अव्यवस्था पैदा हो जाती है, वे समय के साथ अनुकूलन करने में असमर्थ होते हैं, तब भी लोगों में असंतोष पैदा हो जाता है और वह सड़ी गली और रूढ़िवादी समाज व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति का सहारा लेते हैं। अब हम बहुत संक्षिप्त में क्रांति के परिणामों की बात करते हैं। क्रांति के कारण विघटन हो जाता है समाज में, और पारिवारिक विघटन होता है, धार्मिक असुरक्षा पैदा हो जाती है, अपराधों में वृद्धि हो जाती है। इस क्रांति के दौरान बहुत सारे अपराध बढ़ जाते हैं। सत्ता परिवर्तन हो जाता है। क्रांति का एक प्रमुख उद्देश्य सत्ता परिवर्तन होता है। जब किसी अक्षम और बुरी सत्ता को काट फेंका जाता है, तब तो उचित है। कई बार मात्र सत्ता को हथियाने की दृष्टि से भी सैनिक क्रांतियाँ होती है, और इसी प्रकार धर्म के प्रभाव का ह्रास हो जाता है। क्रांतिकारी लोग धर्म को क्रांति में बाधक मानते हैं और इसलिए वो उसको नष्ट करना चाहते हैं। धार्मिक विनाश के कारण समाज में अनियंत्रण बढ़ जाता है, और कई बार हम धर्म और ईश्वर के भय के कारण ही नियंत्रित आचरण करते हैं और जन धन की हानि होती है क्रांति के परिणाम स्वरूप। क्रांति चाहने वाले और उसके विरोधी दोनों ही पक्षों में संघर्ष और मारकाट होती है। रक्तपात और हिंसा की स्थिति बन जाती है। इसमें दोषी और निर्दोष सभी लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। और इस कारण हम देखते हैं कि सोरोकिन ने क्रांति से बचने के लिए 4 उपाय भी बताए हैं कि क्रांति से कैसे बचा जाए। सुधार कार्यक्रम सदैव मानव स्वभाव और मानवीय भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए। सुधार कार्यक्रम बनाने से पूर्व उस समाज के लोगों की आवश्यकता, स्वभाव और भावनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। किसी भी सुधार कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू करने से पूर्व उसे छोटे पैमाने पर लागू करके उसका परीक्षण कर लिया जाए। सुधार कार्यक्रम वैधानिक और संवैधानिक ढांचे के दायरे में लागू किए जाए। क्रांतियों और युद्धों को रोकने के लिए रचनात्मक और यथार्थवादी व्यवस्थाओं की स्थापना आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्रांति क्या होती है और क्रांति से कैसे बचा जाए, इसके परिणाम क्या होते हैं और